को डायनामाइट लगाकर उड़ाया नहीं जाएगा, इनके परखच्चे नहीं उड़ाए जाएंगे, तब तक ये जनतंत्र फंक्शनिंग में नहीं आएगा। और रामचरितमानस की एक दो जगह नहीं, कम से कम 50 से लेकर 70-80 जगह तुलसीदास ने जो है इस तरह का लिखा हुआ है जो नारी विरोधी है, संविधान विरोधी है और पिछड़े और दलित जातियों का विरोध करती है। रासुका लगाया गया गवर्नमेंट के द्वारा, पुलिस प्रशासन मशीनरी के द्वारा, क्योंकि रासुका लगाने का डिसीजन बहुत हाई लेवल का डिसीजन होता है और बिना गवर्नमेंट के अप्रूवल के रासुका अमूमन नहीं लगता जो है। नमस्कार, मेरा नाम है सुरेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं एसएम न्यूज। रामचरितमानस जिसके अंदर पूरा देश ही नहीं विदेश के अंदर एक सैलाब आया हुआ है और तमाम तरीके की बातें हो रही हैं। रामचरितमानस को लेके सभी लोग जानते हैं, उस पर हम लोग ज्यादा बात नहीं करेंगे। रामचरितमानस पर अभी कुछ छाया प्रतियां जलाई गई थी जिसके ऊपर कुछ लोगों की अरेस्टिंग हुई थी। लोग बड़े दुखदाई तरीके से इसको देख रहे थे। उसी के ऊपर तमाम बहस और उन व्यक्तियों को बेल दिलवाने का काम करा था एडवोकेट प्रदीप जी ने, हमारे साथ हैं। स्वागत है सर आपका हमारे चैनल पर। प्रदीप साहब, सबसे पहले तो हम जानेंगे आपसे, जो छाया प्रतियां जलाई थी, जिन्होंने जलाई थी, उनको किस तरीके से आपने बेल दिलवाने का कार्य किया, वह हमें बताएं। पूरा का पूरा जो पुलिस की स्टोरी थी इसमें जो है, जैसा कि मैं बता रहा था कि जो आईपीसी है, आईपीसी प्रत्येक अपराध के विषय में जो है ये क्लियर कट बताती है कि यह ऑफेंस तब बनेगा जब इसके ये इंग्रेडिएंट्स पूरे होंगे जो है। जी, इनके ऊपर आरोप लगा था, रामचरितमानस जलाने के जो लोग आरोपी थे, कि इन लोगों ने उसको जलाया और जलाने के बाद उससे पब्लिक डिसऑर्डर हुआ जो, और 2 वर्गों की मतलब हमारी भावनाएं, धार्मिक भावनाएं आहत हुई जो है। पूरी एफआईआर में ये क्लेरिफाई नहीं था जो है कि किस वर्ग की धार्मिक भावनाएं आहत हुई। और रामचरितमानस को एक धार्मिक ग्रंथ बताया था, चूंकि वो धार्मिक ग्रंथ नहीं है। जो हमारा ऑब्जेक्ट यही था, हमारा प्राइम ऑब्जेक्ट यही था कि रामचरितमानस एक तो धार्मिक ग्रंथ नहीं है साहब जो है, और ऐसा कोई भी मटेरियल ऑन रिकॉर्ड प्रोसिक्यूशन की स्टोरी में नहीं था जिससे ये साबित किया जा सके कि रामचरितमानस जो है एक धार्मिक ग्रंथ की श्रेणी में आता है जो है। जी। दूसरा कि स्पेसिफिक है इस विषय पर केस ला, कई सारे केस ला में डिस्कस है जो है कि यदि एक वर्ग, मतलब जो ये 153 आईपीसी है, 153 आईपीसी का ऑफेंस मेड आउट होने के लिए जो है, 295 का ऑफेंस मेड आउट होने के लिए, 505 का ऑफेंस मेड आउट होने के लिए, 505 ए आईपीसी का ऑफेंस मेड आउट होने के लिए ये मस्ट है कि 2 वर्गों का एग्जिस्टेंस आए। जो हेट स्पीच, हेट एक्सप्रेशन या हेट फीलिंग्स डिलीवर की गई है उसमें 2 डिफरेंट क्लासेस होना चाहिए। तो अलग अलग वर्ग जो है जी। यदि रामचरितमानस को जलाने वाला भी हिंदू और उससे जिनकी भावनाएं आहत हो रही हैं वो भी हिंदू, तो इन सेक्शंस के इंग्रेडिएंट्स फुलफिल नहीं होते हैं। जो 295 में और 505 में स्पेसिफिक है आईपीसी में कि किसी वर्शिप प्लेस पर यह कार्रवाई होनी चाहिए। जो रामचरितमानस की जो पूरी जो ये पूरा आरोप था, ये पूरा घटनाक्रम था पुलिस का जो है, इसमें स्पेसिफिक था कि ये पार्क में जो है इस प्रकार की घटना हुई जो है, तो वर्शिप प्लेस पे कोई किया नहीं गया था ये ऑफेंस। इस प्रकार जो है पूरी जो स्टोरी बनाई गई थी, 9 बजे दिन में जो आरोप लगाया गया कि रामचरितमानस जलाई गई जो है, 11:47 पर एफआईआर हो रही है जो है। जो फर्स्ट इन्फॉर्मेंट है उसका कोई रिलेशन या पूर्व परिचित यहां से नहीं है। इसके अलावा उसकी डिस्टेंस, जो होम की डिस्टेंस है घटनास्थल से, लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पर थी जो है, लगभग 25 किलोमीटर की दूरी। तो इस प्रकार से दूसरी बात की स्पेसिफिक है, बिल्कुल स्पेसिफिक है कि जो ऑफेंसेस थे जो है, जो चार्ज ऑफेंसेस थे जो है, वो अंडर 7 ईयर के हैं जो, और अंडर 7 ईयर में अरेस्ट नहीं हो सकता। मैंडेटरी प्रोविजन भी है, इसके अलावा केस लॉज भी है जो हाउ टू अरेस्ट, अरेस्ट कैसे होगा, इस पे सीआरपीसी स्पेसिफिक बोलती है। इस पर भी सुप्रीम कोर्ट के केस लॉज हैं जो है, वो सारे
कोर्ट के सामने रखे गए। जो जी फैक्चुअल ढंग से भी बात हुई, जो 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, जिन 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, उनके घरों की आपस की दूरी काफी ज्यादा थी, और जो 2 लोग थे, देवेंद्र यादव और यशपाल सिंह लोधी, उनको गिरफ्तार करने का अंतराल 10:20 और 10:25 बताया गया था, जबकि दोनों के घर की दूरी 10 किलोमीटर से अधिक है, दोनों के घर के बीच की दूरी। लखनऊ जैसे शहर में हाईली डेंसिटी पॉपुलेटेड एरिया में वो रहते थे, और इसके अलावा बहुत क्राउड रहता है, ट्रैफिक रहती है। जो है किसी भी तरीके से पॉसिबल नहीं है कि 5 मिनट में 10 किलोमीटर की दूरी को तय किया जाए। जो है तो ये सारे फैक्ट्स कोर्ट में थे, यानी ट्रिपल टाइप से तैयारी थी। प्रोसीजरल जो मैंडेट है उनको वायलेट किया गया, उस पर बात बहस हुई। जो कानून के एग्जिस्टिंग प्रोविजन है, पैनल कोड है, पैनल कोड के इंग्रेडिएंट्स में डाउट नहीं हो रहे थे, उनके फैक्ट्स नहीं बन रहे थे, उस पर इस तरह से फैक्ट्स पर बहस हुई। और केस लॉज बहुत क्लियर बताना चाहता हूं मैं कि लगातार इसका दुरुपयोग हो रहा है। जो है और इस संबंध में अभी ताजा केस अमीश देवगन का और अर्णव गोस्वामी केस है, जो है वो केस रखा गया कोर्ट के सामने कि साहब इसमें स्पेसिफिक डिस्कशन है कि 153, 295 और 505 कब एड्रेस होगा। जो है और हमारा केस में नहीं आ रहा था, जो हमारा केस स्क्वायरली कवर्ड था इन सारे केस लॉ से। दूसरी जो स्थापना, एक जो नैरेटिव बन रहा है, बनाया जा रहा है लगातार कि एक धार्मिक ग्रंथ जी, रामचरितमानस एक धार्मिक ग्रंथ है। हमारा सबमिशन ये था कि रामचरितमानस एक धार्मिक वकील साहब, मैं यहाँ इसी सवाल को थोड़ा रिपीट करना चाहूंगा। जो रामचरितमानस है वह धार्मिक ग्रंथ है, इसको कौन तय करेगा वह भी हमें बताएं। इसको कोर्ट तय करेगा या इसको जनता तय करेगी, वह भी बताएं। और एक सवाल मैं आपसे और पूछना चाहूंगा, क्या कारण है कि पार्लियामेंट की कुछ दूरी के बाद वहां पर नजदीक में संविधान की कॉपियों को जला दिया जाता है, तब किसी की भावनाएं आहत नहीं होती हैं? उस संविधान को जला दिया जाता है जो महिलाओं को ताकत देता है, इस देश को ताकत देता है, और पूरा देश संविधान से चलता है। उसके बावजूद भी किसी की भावनाएं आहत नहीं होती हैं। लेकिन रामचरितमानस को जलाने के, रामचरितमानस की कुछ छाया प्रतियां जलाने से लोगों की भावनाएं आहत हो जाती हैं, और उनके ऊपर रासुका, एनएसए जैसी धाराएं भी लगा दी जाती हैं। क्या कहना चाहेंगे सर? वी द पीपुल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, संविधान की उद्देशिका में हम भारत के लोग, पार्लियामेंट को हमने सॉवरेंटी दी है, और भारत का संविधान हमको गारंटी दे रहा है। जब हमको गारंटी दे रहा है, उसके बनिस्पत हमने संविधान को अडॉप्ट किया है, और वो गारंटी क्या थी? वी द पीपुल ऑफ इंडिया, सोशल इकोनॉमिकल जस्टिस, इंडिविजुअलिटी, राष्ट्र की एकता, अखंडता, व्यक्ति की गरिमा के साथ। ये बहुत प्राइम सवाल है कि हम जनतंत्र में रह रहे हैं, एक डेमोक्रेटिक देश है, ये रिपब्लिकन। सेकुलरिज्म हमारे देश में प्रिंसिपल है, बेसिक स्ट्रक्चर में। सोशलिज्म हमारे देश में संविधान के तहत बेसिक स्ट्रक्चर केशवानंद भारती के मामले में डिसाइड केस है, जो है क्या क्या बेसिक स्ट्रक्चर है भारत के संविधान के साथ। और उसके बाद संविधानवाद और रूल ऑफ लॉ, कोई भी व्यक्ति भारत के संविधान के हिसाब से कानून के ऊपर नहीं हो सकता। यानी कोई भी डिस्प्यूट क्रिएट होगा तो उसको अंतिम रूप से कानून से ही तय किया जाएगा, और ऑलरेडी इस विषय पर कानून बना हुआ है। मैंने अभी चर्चा की 153 की, मैंने चर्चा की 295 की, मैंने चर्चा की 505 आईपीसी, 505 एआईपीसी के साथ। और ये कानून तब बनाए गए थे जब भारत का संविधान नहीं बना था। जो और भारत ही नहीं, प्रत्येक देश का संविधान जो बने हुए हैं और जो संविधान में डेवलपमेंट हो रहा है, उसमें इंडिविजुअलिटी पर बहुत ज्यादा फोकस है, और फ्रीडम ऑफ थॉट एंड स्पीच पर बहुत ज्यादा फोकस है। जो है फ्रीडम ऑफ थॉट एंड स्पीच जो आर्टिकल 90 के अंतर्गत हमको मिलता है, भारत का संविधान हमको देता है, उसका ये पार्ट है। अगर आप फ्रीडम ऑफ थॉट एंड स्पीच का प्रयोग नहीं करेंगे तो ओपिनियन मेकिंग नहीं हो सकती। किसी भी विषय पर पॉपुलर और अनपॉपुलर व्यूज दोनों आना जरूरी है।
अगर दोनों व्यूज नहीं आएंगे तो पब्लिक ओपिनियन कंस्ट्रक्ट नहीं हो सकती। जो इस देश में जो पब्लिक ओपिनियन बनाई गई है जो है वो एक विशेष वर्ग के लोगों के द्वारा बनाई गई है। जैसा कि आपने सवाल किया, भावना आहत गैंग, रासुका लगाया गया गवर्नमेंट के द्वारा, पुलिस प्रशासन मशीनरी के द्वारा, क्योंकि रासुका लगाने का डिसीजन बहुत हाई लेवल का डिसीजन होता है और बिना गवर्नमेंट के अप्रूवल के रासुका अमूमन नहीं लगता, जो है प्रशासनिक आधार पर नहीं लगता। व्यवहारिक तौर पे देखने में लगता है कि डीएम ने रासुका को तामील किया जो है, लेकिन उसकी एक लंबी प्रक्रिया है और जब तक शासन लेवल पर नहीं होता है, तब तक अप्रूवल नहीं होता, तब तक ये रासुका की कार्रवाई नहीं होती या वहां से सिग्नलिंग नहीं होती है, तब तक रासुका की कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। मेरा कहना है इसमें जो है कि जिस तरीके से ये नैरेटिव बनाया जा रहा है, लगातार नैरेटिव बनाया जा रहा है कि रामचरितमानस एक धार्मिक ग्रंथ है और हल्ला और वितंडावाद इस बात का बनाया जा रहा है कि रामचरितमानस जलाया गया, एक धार्मिक ग्रंथ को जलाया गया। जब हम कानून के नजरिए से उसको देखते हैं, जब कानून के ढांचे में उसको हम जब देखते हैं, तो कानून का ढांचा ये कहता है कि धर्म एक व्यक्ति का निजी मामला है। धर्म किसी भी नागरिक का, भारत के किसी भी नागरिक का धर्म एक निजी मामला है और राज्य उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। स्टेट कैन नॉट बी इंटरफियर। और उसके साथ इसको संविधान के आर्टिकल 19 और 25 से 28 तक पढ़ा जाना चाहिए। एक तरफ स्टेट कहता है कि धर्म व्यक्ति का निजी मामला है और दूसरी तरफ स्टेट, इस देश का संविधान हर नागरिक को आजादी देता है 25 से 28 में अपने धर्म के अबाध रूप से प्रचार प्रसार और स्वतंत्रता का अधिकार देता है। यहां तक कि अपने धर्म की कोई लिपि, संस्कृति या कोई उसका बेसिक स्ट्रक्चर है उसको संरक्षित रखने की, और इसी के अंतर्गत अल्पसंख्यकों को अधिकार दिए गए हैं अपनी लिपि को सुरक्षित करने के लिए। मदरसा इसी आर्टिकल के अंतर्गत चलते हैं। तो कहने का मतलब संविधान भारत का एक लिखित जो दस्तावेज है वो एक तरफ स्टेट को इंश्योर करता है इस चीज का कि आप इंटरफेयर नहीं करेंगे इंडिविजुअल फ्रीडम में, दूसरी तरफ उसको यह भी ध्यान है कि स्टेट मेजॉरिटी के लोगों से बनता है, पॉपुलर गवर्नमेंट मेजॉरिटी से बनती है, मेजॉरिटी वोट से बनती है, तो कहीं ऐसा ना हो कि कल मेजॉरिटी के लोग माइनॉरिटी के लोगों पर अत्याचार करें। क्योंकि टोटल जो भारत का, स्पेसिफिक मैं भारत के संबंध में बात कर रहा हूं, भारत का जो स्ट्रक्चर है, सोशल डेमोग्राफी है जो है, उस डेमोग्राफी के हिसाब से यहाँ क्रिश्चियंस भी हैं, हिंदूज भी हैं, मुस्लिम्स हैं, बुद्धिस्ट हैं, पारसी हैं, इस तरह के तमाम छोटे छोटे एथनिक ग्रुप हैं, रिलीजियस ग्रुप हैं। संविधान सबको आजादी देता है। तो रामचरितमानस का जहां तक प्रश्न है जो है, रामचरितमानस को मानने वाले लोगों के लिए ये नहीं है कि वो रामचरितमानस को जबरदस्ती किसी के ऊपर थोप देंगे कि धार्मिक ग्रंथ है या जबरदस्ती मनवा लेंगे। भाई वो माने, उसका प्रचार करे, उसमें कोई हमको बाधा नहीं है, हमें उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं है। लेकिन जहां पर ही वो इस बात के ऊपर इंसिस्ट करते हैं कि सब यही प्राइम है, यही सुप्रीम है, यही मानस है इस देश का, ये हिंदू राष्ट्र की परिभाषा के अंतर्गत उसको लाते हैं, वहां ऑब्जेक्शन है। क्योंकि हम जो उसमें लिखा गया है, जो मंडल कमीशन की रिपोर्ट ये बताती है कि भारत के अंदर 6,743 जातियां हैं और 6,743 जातियां जिसमें एससी, एसटी, ओबीसीज और टोटल पॉपुलेशन के हिसाब से अगर लिया जाए तो 50% वुमेन्स हैं जो है टोटल पॉपुलेशन का इंडिया के, जो है वोटिंग राइट भी है उनको। और रामचरितमानस की एक दो जगह नहीं, कम से कम 50 से लेकर 70-80 जगह तुलसीदास ने जो है इस तरह का लिखा हुआ है जो नारी विरोधी है, संविधान विरोधी है और पिछड़े और दलित जातियों का विरोध करती है। तो जो प्रोटेस्टर्स थे जो है ओबीसी महासभा के लोग थे, सोशल ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं, उनका फंडामेंटल राइट है असेंबल होने का। उन लोगों ने एक पीसफुल प्रोटेस्ट किया था जो भारत का संविधान हमें इजाजत देता है जो है, और वो प्रोटेस्ट पूरी तरीके से सिंबॉलिक था और इन डेमोक्रेटिक प्रिव्यू था। इसके बावजूद भी उनके ऊपर इस तरह से कार्रवाई की जा रही है कि जैसे वो कोई आतंकवादी हो या विदेशी घुसपैठिया हो और
4 लोग मीडिया में खड़े हो जाते हैं, भावना आहत गैंग के लोग, जिसको प्रोड्यूस किया गया कोर्ट में, जो रासुका के पेपर्स के साथ जो एनेक्जर्स लगाए गए, उसमें दुबे जी के एनेक्जर्स थे, तिवारी जी के एनेक्जर्स थे, मिश्रा जी के एनेक्जर्स थे, शुक्ला जी के एनेक्जर्स थे, बाबू साहब के एनेक्जर्स थे। तो आज एक सवाल है, जो ये लड़ाई समाज से चलकर, रोड से चलकर कानून की दहली पे आ गई है, कानून के जो संविधान की व्याख्या आ गई, कानून की व्याख्या के अंतर्गत आ गई है कि आखिर ये भावनाएं केवल क्या एक जाति विशेष की इस देश में, यह जनतंत्र तो वी द पीपुल ऑफ इंडिया से बना है। इस जनतंत्र में यहाँ के सारे एथनिक ग्रुप में सारी आइडियोलॉजी है। ये वो देश है जहां पर चारवाक पैदा हुए, नास्तिक दर्शन है, सांख्य का दर्शन है, कपिल का दर्शन है, द्वैतवाद अद्वैतवाद का दर्शन है, जो है कबीर साहब पैदा हुए, रैदास साहब पैदा हुए, शंकराचार्य से शास्त्रार्थ हुआ। हमने तो वेलकम किया, रिच हैबिटेट है। अपोजिट थॉट का इंडिया एक रिच हैबिटेट है। यहाँ एक रिच फिलॉसफी पैदा हुई, रिच रिलीजियस एस्पेक्ट पैदा हुए, और अंतर विरोध भी रहा, लेकिन सब साथ साथ चले जो। बुद्ध जैसा धर्म, बुद्ध का धर्म यहाँ पैदा हुआ, और विदेशों में आज पताका फहरा रहा है। 60 से ज्यादा कंट्रीज बुद्धिस्ट है, और जो उनके फॉलोअर हैं, दे आर डेवलप्ड कंट्रीज। तो आई हैव रिच हैबिटेट आइडियाज। तो आप कैसे कर्टेल कर सकते हैं हमारे फंडामेंटल राइट को? आप अनपॉपुलर व्यू है, अगर आपको लगता है कि अनपॉपुलर व्यू है, तब भी उसका वेलकम होना चाहिए, क्योंकि जिस समय इसको लिखा गया था, अब मैं तो इसकी स्टडी कर रहा था केस के दौरान, तो मुझको ये समझ में आया, जो स्टडी से निकल के आया फैक्चुअल एस्पेक्ट जो है कि 3 पत्नियां थी, पत्नी वियोग में रहा करते थे तुलसीदास जी, शाम को भांग भी खा लिया करते थे। अब भांग खाकर क्या नाम शराब उन्होंने लिख दिया। कल पढ़ने का राइट नहीं था इस देश के दलितों को, आदिवासियों को, पिछड़े वर्ग के लोगों को, महिलाओं को। आज वो पढ़ रहे हैं, संविधान पढ़ रहे हैं, कानून पढ़ रहे हैं, उसकी व्याख्या कर रहे हैं। तो भाई क्यों दर्द हो रहा है आपको? आप मानिए, आपको मानने पर तो मना नहीं किया गया, आप उसको धर्म ग्रंथ मानिए, अपने सर पे लटका के गूंजिए, उसको लेमिनेशन करा के गले में टहलिए, उसको जो है दिन भर उसका भोंपू बजाइए। हमने तो नहीं मना किया साहब जो है, लेकिन हम नहीं मानते हैं, हमको आपत्ति है, हमको इस अंश पर आपत्ति है, और हम इसको नहीं मानते, हम इसका विरोध करते हैं। और ये विरोध हमारा डेमोक्रेटिक है, संविधान की परिधि के अंदर, और ये जारी रहेगा हमारा विरोध। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।